देखना, इसमें कहा गया है कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। मतलब क्या, एक सपोज दैट कोई आयत है इस प्रकार से, उसकी लंबाई दी गई है, कुछ चौड़ाई दी गई है, तो वो कह रहे हैं कि जो लंबाई है और चौड़ाई है इन दोनों में से केवल लंबाई को वो कह रहे हैं कि कितना बढ़ा दिया जाता है, तो इस लंबाई को 50% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जो लंबाई है उसको 50% बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि लंबाई में 50% की क्या कर दे रहे हैं, वृद्धि। तो पूछा है कि इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, यानी कि इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि जो क्षेत्रफल है इसका, वो आयत का क्षेत्रफल आपका क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब पहले के ही भांति बना रहे, जितना क्षेत्रफल पहले था उतना ही क्षेत्रफल अभी बना रहे। देखना सर, समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, सपोज दैट अगर कोई आयत दिया गया है तो उस आयत की कुछ लंबाई होगी, आयत की कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, यही कहेंगे, या यूं आप लिख लें, सपोज दैट ये आयत की लंबाई है तो लंबाई को यहां लिख लिया है, आयत की चौड़ाई यहां है तो इस आयत की चौड़ाई को यहां लिख लिया है। इस आयत की लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि लंबाई कुछ भी हो उसको क्या कह दे रहे हैं वो 50%, यानी कि 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो 50% लंबाई को 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी कि 50% की इसमें क्या कर दे रहे हैं, वृद्धि। तो फिर 50% जो है वो कितने परिणामी भिन्न के बराबर रहता है, 1/2 के क्या रहता है, आपका बराबर रहता है। तो अगर लंबाई जो है वो, जो आपकी लंबाई है अगर वो 50% बढ़ जाती है, यानी कि 1/2, 50% कितने परिणामी भिन्न के बराबर है, 1/2। इसका मतलब ये जो है वो आपका मूल मान होगा या मूल राशि होगी, और ये क्या दिखाई जाएगी, उसमें प्रतिशत वृद्धि दर्शाई जाएगी। तो अगर लंबाई 2 थी, उस 2 में अगर 1% की आपकी क्या होगी, 50% की वृद्धि होगी, यानी कि कितने की वृद्धि होगी, 2 में 1 की वृद्धि होगी। तो अगर लंबाई प्रारंभिक में 2 है और उसमें अगर 50% की वृद्धि कहते हैं, यानी कि 1 की वृद्धि कहते हैं, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बात समझ पा रहे कि नहीं। अगर हम कहें कि यहां पर जो लंबाई है उसको 50% बढ़ा दे रहे हैं, तो लंबाई को अगर 50% बढ़ा दे रहे हैं तो लंबाई में जो है वो 50% की वृद्धि, यानी कि 1/2। 1/2 का मतलब अगर मूल मान 2 है और उसमें 50% की वृद्धि होती है, 2 का 50% यानी 1 की वृद्धि होती है, तो अगर कोई लंबाई 2 है और उसमें 50% की वृद्धि यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब वो कितनी हो जाएगी, आपकी बढ़ के लंबाई 3 हो जाएगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल क्या रहे, आपका अपरिवर्तित रहे। यानी कि वो कह रहे हैं कि आखिर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो हम चौड़ाई को कितना कम कर दें। तो यहां पर अगर लंबाई 2 है और चौड़ाई सपोज दैट कोई बी है, मान नहीं दिया है कि क्या है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ध्यान रखना है, यहां पर जो भी मान b का होगा उन दोनों का गुणनफल ही तो किसको दिखाएगा, यहां पर नीचे आयत के क्षेत्रफल को दिखाएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर 2 में किसका गुणा करना है, जो भी आप चौड़ाई लोगे उस चौड़ाई का आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। तो अब चूंकि यहां पर कोई मान तो दिया नहीं है बी का, चौड़ाई का कोई मान तो दिया नहीं कि भाई चौड़ाई का मान इतना दिया है, तो हम सॉल्व करने के लिए क्या माने, जब हमने आयत की लंबाई को 50% से बढ़ा लिया है तो हम क्या माने, तो यहां पर हम इन दोनों राशियां, चूंकि हमने ये दोनों राशि ली हैं, तो इन्हीं दोनों राशियों का अगर हम एलसीएम मान लें तो यहां पर हमारा क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि 2 और 3 का गुणनफल ही हमारा क्या दिया है यहाँ एलसीएम, यानी कि अगर हमारा एल क्षेत्रफल 6 है, हमने मान लिया अपनी तरफ से, कोई भी क्षेत्रफल मान सकते, जरूरी नहीं यही 6, कोई भी क्षेत्रफल, अगर हमने मान लिया कि हमारा क्षेत्रफल 6 है, तो यहाँ 2 में किसका गुणा करेंगे कि हमारा क्षेत्रफल आ जाए, तो निश्चित सी बात है कि आप अगर 2 में 3 का गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का मान 6 आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब अगर आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया है, यानी कि 2 का 50% आपका 1 है, तो 2 में 1 बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल कितना हुआ है, आपका 3 हुआ है। तो फिर अगर चौड़ाई को हमें कम करना है तो चौड़ाई को हम कितना कम करेंगे,
अगर हमें चौड़ाई को कम करना है कि हमारा क्षेत्रफल यहां पर बराबर बना रहे, पहले भी जो क्षेत्रफल था अब भी वही क्षेत्रफल बना रहे, तो यहां पर जो लंबाई है अगर उसमें वृद्धि हुई है 2 से 1 3 की, तो 3 के साथ में यहां किस राशि का गुणा कराएंगे जिससे कि गुणनफल 6 के बराबर आए। तो निश्चित सी बात है कि 3 में 2 का ही गुणा कराना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्रफल आपका पहले और बाद में क्षेत्रफल क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी कि यहां पर भी क्षेत्रफल वही है, बाद में भी क्षेत्रफल वही है, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो आपका अपरिवर्तित रह रहा है, बदल नहीं रहा है। तो यहां पर जो आपकी लंबाई के साथ जो चौड़ाई थी, इस चौड़ाई में कितने की कमी आई है, तो पहले चौड़ाई 3 थी और अब चौड़ाई कितनी हो गई है, 2 हो गई है, यानी कि कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है। तो 1 की जो कमी आई है वही प्रतिशत कमी तो पूछ रहा है कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए या चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए। तो चौड़ाई में 1 की कमी आई है, लेकिन वो 1 की कमी किस पर दर्ज की गई है, 3 पर, तो 100 पर कितने की कमी दर्ज की जाएगी, यही मान हमें क्या बताएगा, चूंकि माइनस कमी बता रहा, 1/3 क्या बताएगा, 33 सही 1/3% क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। और 33 सही 1/3 का ही मान हमारा क्या होगा, यही मान तो है वो आपका 33.33 जो है वो किसका मान कहलाएगा, 33 सही 1/3% का मान कहलाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ये एक अलग तरीका हमने तुम्हें बताया है इसको करने का। हम दूसरा तरीका भी अभी और बता रहे हैं, जो कल जिस तरीके से सवाल तुम्हें लगा रहे थे वो तरीका भी बताते हैं। पहले इस तरीके को डाइजेस्ट करो कि ये समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। हमने आपको यहां पर बताया है कि लंबाई में 50% की वृद्धि कर देते हैं, तो लंबाई में 50% की वृद्धि यानी कि 50% वृद्धि का मतलब है 1/2। अगर यहां पर 1/2 करेंगे तो हमारी लंबाई पहले 2 है, अगर उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी तो लंबाई अब कितनी हो जाएगी, 3। लेकिन क्षेत्रफल पहले भी बराबर है और बाद में भी क्षेत्रफल बराबर रहेगा, चाहे लंबाई को कितना भी परसेंट बढ़ा दिया जाए। तो यहां पर अगर क्षेत्रफल 6 है, हमने माना है, ये वैल्यू दी नहीं है, हमने अपनी तरफ से माना, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, हाँ कुछ भी मान लो। आप यहां 6 की जगह पर 12 मानोगे तब भी आंसर यही आएगा, 6 की जगह पर कुछ भी मानोगे तब भी आंसर यही आएगा। लेकिन चूंकि 6 इसलिए माना, 6 कैसे मान लिया, तो 2 और 3 संख्याओं के एलसीएम को 6 मान लिया, क्योंकि 2 का इसमें भाग देंगे, 6 में जब क्षेत्रफल में भाग देंगे तो कोई पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी चौड़ाई के तौर पर, इसलिए यहां पर 6 माना है। बात समझ रहे, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो यहां 2 का भाग 6 में देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 क्या आया है भाई, अगर लंबाई 2 है क्षेत्रफल 6 है तो चौड़ाई आपकी कैसे निकलेगी, 2 का भाग 6 में दे दो तो चौड़ाई निकल आएगी 3। अब अगर बात कहें तो चौड़ाई जो है उसको क्या कर दिया है, कम का मतलब क्या है, यानी कि कितना कम कर दें, तो वो कह रहे हैं वही तो पूछ रहे हैं कितना कम कर दें। तो क्षेत्रफल जब अपरिवर्तित रहेगा, पहले भी 6 अभी भी 6, तो यहाँ ये 3 है ये 6 है, तो अब चौड़ाई निकालनी है, तो 3 का भाग 6 में दोगे तो चौड़ाई कितनी निकलेगी, 2। तो चौड़ाई कहां से कहां हो गई, पहले चौड़ाई 3 होगी और अब चौड़ाई कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो फिर आखिर 3 से 2 में कितने की कमी हुई है, 1 की कमी। 1 की कमी कितने पर दर्ज की गई है, 3 पर, तो 1 की कमी 3 पर दर्ज की गई है, तो 100 पर कितनी, वही हमारा क्या बताएगा, प्रतिशत का मान बताएगा कि कितनी परसेंट जो है वो चौड़ाई को कम किया गया है। ये तो एक पहला तरीका था, अगर समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीके को और समझाते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। समझना ये तरीका शायद समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, इसको हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम दूसरे तरीके पर चलते हैं, जो हम तरीका तुम्हें बता रहे थे, यानी कि जो भी तरीका हम तुम्हें कल बता रहे थे उस तरीके पर ले चलते हैं। देखना क्या कहा यहाँ पर, एक आयत की लंबाई को 50% से बढ़ाया है, यानी कि यहां पर लंबाई है और यहां पर चौड़ाई है, और लंबाई को क्या कर दिया है, 50% से क्या कर दिया है, यहां पर बढ़ा दिया है। अगर लंबाई को 50% से बढ़ाया है तो हमने क्या माना था, हम कल मान रहे थे अपनी तरफ से, माना कि लंबाई कितनी हो गई है, 100। अगर 100 में 50% की वृद्धि करेंगे तो अब वर्तमान में लंबाई कितनी हो जाएगी, 150। यही क्या ले रहे थे कल, कंसेप्ट की नहीं ले रहे थे कि अगर हम किसी भी मान को, किसी कीमत को अगर 100 रुपए मान रहे थे और उसमें 20% की वृद्धि कर रहे थे तो उसकी कीमत कितनी लिख ले रहे थे, 120 मान ले रहे थे, यही कह रहे थे। अब अगर हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं, 100 से कितना कर दे रहे, 150, भाई हम लंबाई को कितना कर दे रहे हैं, 100 से 150, क्योंकि 50% की हमने क्या कही है कि वृद्धि जो है वो आपकी क्या की जा रही है, दर्ज की जा रही है। लेकिन अगर लंबाई बढ़ेगी, ध्यान से समझना, लंबाई बढ़ेगी और यहां पर आपको
क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करोगे तभी तो आपका एरिया आएगा। यानी कि क्षेत्रफल जो है वो आपके आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में ही तो जाना जाएगा। तो अगर यहां पर लंबाई को बढ़ाया गया है और थोड़ी देर के लिए अगर चौड़ाई को कांस्टेंट मान लें कि चौड़ाई को तो हम बढ़ा नहीं रहे, केवल लंबाई में 50% की वृद्धि कर रहे, तो जिस अनुपात में हम लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल ही तो किसको प्रदर्शित करेगा, क्षेत्रफल को। तो उसी रेशियो में हमारा क्या बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी तो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हमने लंबाई में 50% की वृद्धि दर्ज की है और हमारा एरिया जो है वो बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई के, तो अगर लंबाई में हम 50% की वृद्धि दर्ज कर रहे, ये डायरेक्टली समानुपाती है क्षेत्रफल के, तो क्षेत्रफल में भी कितने की वृद्धि दर्ज होगी, 50% की क्या होगी, वृद्धि दर्ज होगी। तो अगर हमारा क्षेत्रफल 100 है तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, बढ़कर 50% की अगर वृद्धि हुई है तो हमारा क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। लेकिन वो तो सवाल में क्या कह रहा कि भैया हमें क्षेत्रफल तो बढ़ाना ही नहीं है, हमें तो उसका क्षेत्रफल क्या रखना है, अपरिवर्तित। तो भैया क्षेत्रफल बढ़ाना नहीं 150, क्षेत्रफल तो वापस ले जाओ 100 पर, हमें क्षेत्रफल नहीं बढ़ाना, क्षेत्रफल क्या करना है, वापस ले जाना है। तो क्षेत्रफल हमें उतना ही रखना है जितना पहले था क्षेत्रफल, जबकि लंबाई बढ़ाई है तो उस लंबाई की वजह से क्षेत्रफल में भी तो परिवर्तन होगा। लेकिन वो कह रहे क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाओ, क्षेत्रफल उतना ही रहने दो। तो अगर क्षेत्रफल उतना ही हम रहने देंगे तो निश्चित सी बात है कि अगर हम क्षेत्रफल वापस से ले जाएंगे तो ये जो कमी है वो किसमें दर्ज होगी, लंबाई तो बढ़ गई है, अब जो कमी दर्ज होगी वो किसमें काउंट की जाएगी, चौड़ाई में, कि आखिर हम चौड़ाई को क्या कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं। ध्यान करो, कल हम जो सवाल आपको करा रहे थे, हमने कहा था कीमत बढ़ाते हैं तो खर्चा भी बढ़ेगा। हमने आपको समझाया था कि अगर हम कीमत बढ़ा रहे तो कीमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 100 रुपया। भैया पहले शक्कर 100 रुपए की आती थी, अब उस शक्कर में 50% की वृद्धि हुई है, शक्कर 150 की आने लगी 1 किलो। लेकिन अगर देखा जाए तो भैया हमारा खर्चा भी तो अब 150 हो जाएगा 100 की जगह। लेकिन हम कह रहे हैं, जो व्यक्ति है वो कह रहा है हमें नहीं करना खर्चा 150 रुपए, हमें तो खर्चा अभी भी 100 रुपए करना है। तो अगर तुम 100 रुपए खर्चा रखोगे तो मैं उसकी क्या करनी पड़ेगी, शक्कर की खपत क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। बात समझ पाए, यानी कि शक्कर का उपभोग कम करना पड़ेगा, चीनी का। तो यहां पर भी तो यही कह रहे हैं कि एक राशि लंबाई को बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को हमने नहीं किया कि चौड़ाई को हमने कहा भी फिक्स मान लेते हैं। तो अगर हमने लंबाई को बढ़ाया है और चौड़ाई को हमने थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट माना तो क्षेत्रफल हमारा क्या है, निश्चित सी बात है बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। और क्षेत्रफल अगर 100 है तो 100 से कहां पहुंच गया, 150, क्योंकि हमने ऐसा माना था कि लंबाई भी 100 से कहां हो गई, 150। तो वही परिवर्तन किसमें दर्ज होगा, क्षेत्रफल में। लेकिन वो कह रहे क्षेत्रफल तो हमें बढ़ाना ही नहीं है, क्षेत्रफल तो हमें अपरिवर्तित रखना है। अगर हम क्षेत्रफल वापस से उसी पर पहुंचेंगे तो अब लंबाई तो बढ़ चुकी है 50% और क्षेत्रफल हम बढ़ाना नहीं चाह रहे, तो कौन सा मान कम होगा। भाई यहां पर हमने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल दिया है। अब यहां पर उन्होंने कहा लंबाई को बढ़ा दो और इसको 50% बढ़ा दो, यानी कि पहले लंबाई 2 थी और इसमें हमने 50% बढ़ा दिया, 1 जोड़ दिया तो 3 हो गए। लेकिन वो कह रहे चौड़ाई को थोड़ी देर के लिए हम कांस्टेंट रखते हैं, तो यहां पर जो क्षेत्रफल था, सपोज दैट कुछ भी क्षेत्रफल दिया हो, हमने अपने मन से 6 माना था। अब यहां पर अगर देखेंगे कि अगर चौड़ाई लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा, लेकिन वो कह रहे नहीं क्षेत्रफल अभी भी 6 रहने दो। तो फिर आपको इस चौड़ाई का जो मान होगा वही तो आपको कम करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, क्षेत्रफल फिक्स रख पाओगे। बात समझ पाए। तो यहां पर चौड़ाई अपने आप क्या हो जाएगी कम, तब जाके आपका क्षेत्रफल का मान क्या रहेगा, वही रहेगा। मतलब 2 राशियां हैं ए और बी, इन दोनों का गुणनफल क्षेत्रफल के बराबर है। एक को बढ़ा रहे हो और क्षेत्रफल का मान फिक्स उतना ही रहना है, तो दूसरी राशि के मान को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। भैया आपके पास 100 रुपया है, आप 100 रुपया लेके बाजार गए और 100 रुपए की 1 किलो चीनी आपको मिल जाती थी। लेकिन अब महंगाई हो गई, 50% जो है वो चीनी जो है वो उसमें वृद्धि हो गई है मूल्य में, तो अब चीनी 100 की जगह कितने की आ रही है, 150 की। लेकिन आप तो चाहते कि हम तो 100 रुपए की ही चीनी लेके आए, हमारे पास तो 100 रुपए ही हैं, तो आप अब 1 किलो की जगह पर 1 किलो से कम चीनी लेके आओगे कि नहीं आओगे, क्योंकि आपके पास राशि तो उतनी ही है खर्च करने के लिए। बात समझ रहे। तो यहां पर हम वापस से क्षेत्रफल कितना ले जाएंगे, 150 की जगह कितना, 100। तो कितने की कमी आई है, तो ये जो कमी मानी जाएगी, ये कमी आपकी कितने की मानी जाएगी, 50 की कमी जो है वो आपकी मानी जाएगी। अब जो 50 की, क्यों 150 से कहां पहुंच गए 100 पर,
तो जो 50 की कमी मानी जाएगी वो किस पर मानी जाएगी? 150 पर। तो 50 की कमी हुई है लेकिन किस पर? 150 पर। तो 100 पर कितनी? अगर इसको हम जो घट भाग देंगे तो 50 से 150 3 बार कटेगा, माइनस का 1/3 इंटू 100। इसका मतलब यही कि माइनस का जो 1/3 है उस 1/3 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 33 सही 1/3% के बराबर है। अब चूंकि 33 सही 1/3% कहीं दिया नहीं, तो हमने कहा था 33 यहां लिख लेते हैं प्लस 1/3 यहां लिख लेते हैं और परसेंट अलग। तो 33 की जगह 33 प्लस 1/3 को भाग देंगे तो 0.33333 आपका जो है वो आपका रहेगा, क्योंकि कभी तो पूरा कटेगा नहीं। तो हम इसको लिख देंगे 33.3333%। तो इसको हमने लिख दिया है 33.333%। तो यही हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। बात समझ पाए कि नहीं? हमने दोनों तरीके से आपको समझाया। अगर समझ में आया है, चाहे ये तरीका हो चाहे वो तरीका हो, दोनों सही है, जो भी आप समझ पाओ। बताओ सर, अगर नहीं आए हैं तो हम और क्लियर करें, चलें अब आगे? ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सर आज ये पूरे यही सवाल हमने लिए हैं, लगभग आपको समझ में आ जाएंगे कि आखिर है क्या। फिर से देखना क्या कहा है यहां पर, वो देखते हैं। यहां कहा है एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है। मतलब अब यहां पर वृद्धि नहीं की जाती, किसी वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है। तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी पड़ेगी? वो कह रहे बताओ पुराना मूल्य वापस लाना है तो फिर कितने प्रतिशत से जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछा है। तो वस्तु की कीमत में 3% की छूट, यानी कि जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की जो कीमत है उस कीमत में 3% की क्या देते हैं? छूट। यानी कि ये वस्तु में दे दिया जाता है 3% की छूट। अब 3% की छूट का मतलब क्या? 3% का डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या? 3% की कमी। यानी कि यदि कोई वस्तु पहले 100 रुपए की बताया गया है दुकानदार ने कि भैया ये 100 रुपए की आएगी, लेकिन वो कह रहा है कि भैया हम इस 100 रुपए पर आपको 3% की छूट दे रहे हैं। यानी कि 3% की छूट का मतलब है हम 3 रुपए क्या कर दे रहे हैं? कम। यानी कि पहले ये वस्तु 100 रुपए की आती थी तो हम आपको ये 3% की छूट देके कितने में दे रहे हैं? 97 रुपए में जो है वो दे रहे हैं। एक दुकानदार कहता है पुराना मूल्य वापस लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन वो चाहता क्या है? वो कहता है कि भाई लेकिन हमें पुराना मूल्य वापस चाहिए। मतलब हमने 3% की छूट तो दे दी है लेकिन हमको पुराना मूल्य वापस चाहिए। तो पुराना मूल्य वापस लाने के लिए हमें कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी पड़ेगी? तो हमें 3% से आपकी क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि 97 से वापस हमें कहां जाना है? 100 रुपए पर। तो हमें 3% से क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। यानी कि 3 की क्या होगी? वृद्धि। ये जो 3 की जो वृद्धि होगी वो किस पर दर्ज की जाएगी? 97 पर जो है वो आपकी दर्ज की जाएगी। तो 100 पर कितनी? यही तो वो पूछ रहा है कि बताइए कितने % की वृद्धि जो है वो हमें करनी पड़ेगी पुराना मूल्य वापस लाने के लिए। 3/97 को है तो 300/97 लिख दो सीधा सीधा। आप चाहो तो इसको सीधा लिख सकते हो कि यहां पर अगर हम लिख दें, इसी को लिख दें तो 300/97 लिख दोगे सीधा सीधा। 97 से अगर हम भाग दे देंगे तब भी ये जो है वो आपका कट जाएगा। 3.09% जो है वो कट रहा है। आप चाहो तो भाग देकर देख सकते हो कि अगर आप इसमें सीधा सीधा 97 का इसमें आप भाग दे दोगे, पहला तरीका तो यही है। हम दोनों तरीके तुम्हें समझा देते हैं। 97 का सीधा 300 में भाग दे दो, पहला तरीका यही है, क्योंकि अब 3/97 तो आपको परसेंटेज वैल्यू याद रहेगी नहीं, ना तो इसके टेबल में कोई परसेंटेज वैल्यू है ना हम कहेंगे कि आप याद रखो। लेकिन फिर भी अगर सीधा सीधा आपको आंसर चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो 300 में क्या करोगे? 97 का क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। तो यहाँ पर 97 का भाग दोगे तो सबसे पहले जो है वो कितनी बार जाएगा? तो आपका जो जाएगा वो 3 बार लगभग जाएगा। 3 बार आप दोगे तो आपका ये 1 आ गया है, ठीक है। 29 291 जो है वो आपका रहेगा। ये आप काटोगे तो ये आपका 1 बच गया है, ये आपका 0 बच गया है, ये 0। यानी कि आपका अब 9 बचा, अब भाग जो है वो जा नहीं रहा। तो या तो इसको सीधा ये लिख दें कि आपका जो रहेगा ये कितने % के बराबर रहेगा? तो सर 97 का भाग दिया है 300 में तो भाग गया है 9 बार, शेष बचा है 9 और नीचे लिखेंगे क्या? 97। तो 3 सही 9/97 आपका क्या रहेगा? ये मान रहेगा। बात समझ पाएगी नहीं? या तो ये सही है अगर % में ये दिया है, अगर दशमलव में ही, चूंकि मान दशमलव में दिया है तो आप दशमलव में निकाल सकते हो। चूंकि अब भाग जा नहीं रहा तो हम दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे,
अभी भी 97 का भाग 90 में नहीं जा रहा है, क्योंकि 97 90 से भी कम है। तो अब हम दशमलव के बाद एक जीरो और यहाँ बढ़ा लेंगे। जब हम एक जीरो यहाँ और बढ़ा लेंगे तब जाके हम यहाँ एक जीरो और बढ़ा पाएंगे। अब हम 97 का भाग 900 में देंगे, तो जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, लगभग 9 बार अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 900 के अबाउट आप पहुंच जाओगे, और ये आपका 3 7 8 यानी कि 873 बार जो है वो भाग जाएगा। जितना भी शेष बच जाए यही 3.09% आपका क्या रहेगा आंसर, जो कि सी ऑप्शन में आपका दिख रहा है कि 3.09%। यानी कि या तो ये विकल्प में दिया रहेगा, नहीं तो पूरी बार भाग देके वो क्या कह देगा, 3.09% आपका क्या है माने हैं। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहो तो केवल इतना ही अगर लिखा है तो इतना ही सही होगा विकल्प में, और अगर इतना नहीं दिया तो थोड़ा और आगे जाके आपको सॉल्व करके ये मान निकालना पड़ेगा। अब देखना सर जरा, जरूरी नहीं कि आप इसको सॉल्व करें, क्यों देखना आप जरा सर, जरूरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व ही करें, क्यों। हाँ यहां आप देखना, ये 3/97 जो था और प्लस 3/97 इनकी वृद्धि हो रही है, इनटू क्या कर दिया है 100। तो यहां पर 3/97 को हम क्या लिख सकते, तो 3/97 को लिखने के लिए आप भी जानते हो कि हमने क्या किया कि यहाँ 300/97 लिख लिया है तो भी चल जाएगा। 300/97 को 3 सही क्या लिख ले रहे हैं हम, 9/97 लिख ले रहे। तो अगर आप यहां से भी डायरेक्ट निकालना चाहें कि जरूरी नहीं आप पॉइंटों में जाएं, तो ये देख रहे हो कि ये मान जो है वो यहां से 3 तो आ ही गया, साथ में 9 ऊपर बच गया है, 97 नीचे, तो आपका जो 3 जो बचा है इसके साथ में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, लेकिन जो भी जुड़ेगा वो क्या आएगा, 0.0 में आएगा। यानी कि 3 से कुछ बड़ी राशि ही आपकी क्या आएगी, मान में निकल के आएगी, जबकि ये एक्यूरेट 3 दे रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये आपका ऑप्शन होगा। ये तो होगा नहीं और ये हो नहीं सकता। तो आप चाहो तो अंदाज के आधार पर भी, एक अनुमान के आधार पर भी विकल्प टिक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पूरा एक्यूरेट मान ही निकाल के दिखाओ, क्योंकि जरूरी नहीं है सर। अभी और विकल्प आएंगे तो हम तुम्हें विकल्प में बताएंगे कि जरूरी नहीं कि एक्यूरेट मान निकालो। जैसे देखना आप इसमें, एक वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है, ये सब सेम पैटर्न के सवाल हैं। पुराना मूल्य वापस लेने के लिए इसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि वो पहले तो छूट दे देता है दुकानदार, लेकिन वो चाहता है कि हम पुराना मूल्य ही वापस ले लें, तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी वो आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर क्या किया गया है, यहां पर फिर कहा गया कि कोई व्यक्ति है वो कीमत में कितने % की छूट देता है, तो कहता है 9% की क्या दे दी है हमने छूट। लेकिन 9% की छूट अगर 100 रुपए थी कोई कीमत, उस पर 9% की छूट दी है, तो अब वो कितने की जाएगी, 91 रुपए की जाएगी, क्योंकि 9% की हमने क्या दे दी है छूट। लेकिन वो कह रहा है कि पुरानी कीमत वापस लाने के लिए, तो 91 से पुरानी कीमत अगर हम वापस लाएंगे तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी हमको, 9 की वृद्धि जो है वो आपकी करनी पड़ेगी। कि 91 में अगर हम 9 की वृद्धि करते हैं तो कितने की वृद्धि होगी, आपके 100 की वृद्धि होगी। अब अगर बात कहें, यहां पर एक वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है, यानी कि एक वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है। तो भाई 9% की पहले तो हमने छूट दे दी, यहाँ छूट का मतलब यही कि 9% की क्या कर दी है, कमी। तो 100 में अगर 9% की कमी करोगे तो कितना रहेगा, 91। लेकिन पुराना मूल्य वापस लाने के लिए आप कहां जाओगे, 100 पर। तो पुराना मूल्य अगर हम वापस ले जाने के लिए 100 पर गए तो पुराने मूल्य में कितने की वृद्धि हम करेंगे, 9 की वृद्धि। तो जो 9 की जो वृद्धि की गई है, वो 9 की वृद्धि कितने पर की गई, 91 पर। यानी कि 9 की वृद्धि जो है वो कितने पर की गई है, 91 पर। तो 100 पर कितने की वृद्धि, तो एक प्रकार से ये पूरा का पूरा फिर मान वही कहलाएगा। यानी कि आपको क्या निकालना है, 900/91, यानी कि आपको वही मान निकालना है 900/91। और यहां पर भी चूंकि वैल्यू ऐसी है कि आपको 91 का 900 में भाग देके ही क्या करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा। कोई और तरीका है नहीं कि इसका कोई फ्रैक्शन दिया हो। बात समझ पाए कि नहीं, देखना सर। हाँ, एक काम इसको कर सकते हो कि समथिंग में अगर आंसर चाहिए है तो आप समथिंग में आंसर निकाल सकते हो, और नहीं तो डिटेल मेथड आपके पास यही है कि 91 का आप सीधा भाग 900 में दे दें, जितनी बार भी जाए वही आपके प्रतिशत के परिणाम के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो आपके पास डिटेल मेथड है ही। लेकिन आप इसकी जगह पर ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 900 में ही 91 का भाग दिया जाए तभी आप आंसर निकालें। आप चूंकि 4 विकल्प आपको हमेशा दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो 4 विकल्प हैं, इन विकल्प के आधार पर भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगर थोड़ी देर के लिए समझना, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसका मान
यानी कि इस 91 और ये 900 दिया है, तो हम ऐसा मान लें कि ये 91 जो है वो थोड़ी देर के लिए इसको 900 ही मान लेते हैं, और ये 91 जो है वो कितना हो गया है 90, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। लगभग 9 से 90 काटोगे तो आपका कितनी बार कटा है, 10 बार कटा है। अब आप ये जो मान कटा है ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ है, 10 बार कैंसिल आउट हुआ है, जबकि वास्तविकता में ये रियल डाटा नहीं है। क्यों नहीं है रियल डाटा? क्योंकि यहां पर हमने 91 की जगह पर कितने ले लिए हैं, 90 ले लिए हैं। मतलब ऊपर का मान तो फिक्स रहा, 900 का 900 ही रहा, लेकिन नीचे की वैल्यू हमने क्या कर दी है, कम कर दी है। अब नीचे की वैल्यू अगर कम करेंगे तो परिणामी जो मान आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। इसका मतलब समझना सर, क्या समझा रहा है आपको? इसका मतलब है कि अगर ऊपर 1 है और नीचे 2 है, इसका अगर मान निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा, लगभग 0.5 आएगा। लेकिन अगर ऊपर 1 है और नीचे 2 की जगह पर एक मान बढ़ा दें, या इसको ही जगह पर देखना, हमने ऊपर ये 1 मिनट सर, यहां पर 1 मिनट, ये जो था वो आपका ऊपर था 1/3 और नीचे था 1/2। ऊपर अंश समान है, नीचे जो आपका हर है वो 3 है, और यहां पर जो हर है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अगर 2 का भाग 1 में दोगे तो कितना आएगा, 0.5, लेकिन 3 का भाग आप दोगे इसमें तो निश्चित सी बात है कि हर बड़ा है, तो 3 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे तो लगभग 0.3 के आसपास जो है वो वैल्यू आएगी निकल के। अब आप देख रहे हो कि अगर संख्या अंश में समान है और अगर हर में संख्या क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, या हर में संख्या क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है, तो जब संख्या बढ़ाई जाएगी तो परिणामी मान हमेशा क्या रहेगा, कम। लेकिन अगर संख्या क्या कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी, तो परिणामी मान हमेशा क्या आएगा, आपका अधिक। तो यहां पर हमने 91 से 90 कर दी है, यानी कि संख्या घटा दी है हर में। अगर हर में घटा दी है तो जो रिजल्ट आएगा वो इससे क्या होगा, कुछ अधिक ही होगा और थोड़ा ही अधिक होगा। तो रियल जो डाटा आएगा वो इससे क्या रहेगा, थोड़ा ही, 10 से कम। तो यहाँ 4 विकल्पों में 10 से थोड़ा कम क्या है भाई, ये तो 10 बहुत कम है, तो ये हमारा विकल्प होगा नहीं। ये भी 10 से काफी कम है, ये 10 से सीधा 9 है, लेकिन 10 से थोड़ा ही कम आपका क्या दिख रहा है, तो 9.89% दिख रहा है। तो हम अनुमान के आधार पर टिक लगा देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ही सही होगा, लेकिन अगर ये दिया होता 9.89, 9.88, 9.87, तो फिर आपको भाग दे के ही निकालना पड़ता, फिर और कोई तरीका नहीं होता। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये तो बताया है कि अगर बाय द वे टाइम बचाना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर एकदम नियर अबाउट मान दिया है तब फिर ये आपका तरीका फिट नहीं होगा। फिर आपको पूरा 91 का भाग 100 में देना ही पड़ेगा, 900 में देना ही पड़ेगा। आप इसका भाग देंगे तो आप 9 बार जब भाग देंगे तो 9 एकम 9 और 9 9 81, यानी कि लगभग 9 बार जाएगा। अब आप 9 में से घटा देंगे तो ये 1 बचा है, यहां पर आप घटाएंगे तो आपका जो है वो 8 बचा है, और ये 0, लगभग 81 जो है वो आपका शेष रहेगा। अब अगर अब बात करें 81 में तो भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो ये 0, यानी कि 810 में पुनः आप क्या करेंगे, भाग देंगे, तो लगभग अभी 9 बार गया था तो लगभग 8 बार जाएगा, यानी कि 9.8, यानी कि 9.8 का मतलब सी ऑप्शन आपका जो है वो दिखाई दे रहा है। बात समझ पाए? तो ये केवल भाग देना है, कंसेप्ट तो अब सरल रहा, अब तो केवल कैलकुलेशन है तो वो हो जाएगी। चलिए, तो ये बताओ सर, किसी वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी जाती है, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितनी प्रतिशत से वृद्धि करनी पड़ेगी? वही सेम पैटर्न के सवाल हैं, कुछ नहीं करना, केवल गुणा भाग करना है। क्या कह रहे, वस्तु की कोई कीमत है, इस वस्तु की कीमत में जो है कितने परसेंट की छूट दी जाती है, तो 24% की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। अब 24% की अगर छूट दी जाती है, तो अगर मान ली जाए कि यहां पर कोई राशि 100 है और उसमें 24% की छूट दी जा रही है, तो यहां पर आपका जो है वो राशि कितना बचेगी भाई? जब आप 24% की यहां पर कमी कर दोगे तो निश्चित सी बात है कि अगर आप यहां पर 24% की कमी कर रहे हो, आप कोई दिक्कत, बड़े आराम से आपका सवाल हो जाएगा समझना। लेकिन देखना, हम इसको तुम्हें दूसरे तरीके से भी करके दिखाते हैं कि दूसरे तरीके से भी आप निकालोगे तब भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखना कैसे, पहले तो वही मेथड लगाते हैं जिस मेथड से हमने तुम्हें अभी बताए हैं सवाल, उसी से। कोई वस्तु थी, उसकी कीमत में 24% की क्या दी जाती है, छूट। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत से क्या करनी पड़ेगी, आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर यहां पर हम घटाएं तो ये आपका कितना बचेगा, 76, यानी कि 100 में अगर 24% की हमने छूट दी है तो आपका नया मूल्य क्या होगा, 76।
लेकिन हमें पुनः वापस किस मूल्य पर जाना है, तो हमें पुनः वापस 76 से 100 पर ही जाना है, यानी कि हमें पुराने मूल्य पर वापस लाना है। तो नए मूल्य को कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, तो 76 में कितने प्रतिशत की वृद्धि करोगे, तो निश्चित सी बात है 24 की ही तो वृद्धि करोगे। और 24 की वृद्धि जो होगी, तो 24 की वृद्धि किस पर दर्ज की जाएगी, 76 पर जो है वो दर्ज की जाएगी। तो फिर बताओ 100 पर ये वृद्धि कितने की होगी। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सर? ठीक है, अब इसको केवल महज आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना तो आसान है, सॉल्व करने में तो कोई बड़ी दिक्कत होगी नहीं। कर लेते हैं सॉल्व सर। देखना सर, इसको कैंसिल आउट करते हैं आप, तो ये कट जाएगा। अगर इसको काट दिया, पहले 2 से ही काट दो, तो ये 12 और ये आपका 38, फिर इसको काटोगे तो ये 6 और ये आपका 19। तो एक प्रकार से जो बचा है वो कितना बचा है, 6/19 इंटू 100। और सीधा आपको बताना है कि आखिर 6/19 जो है वो कितने % के बराबर है। तो 100 का गुणा कराओ जरूरी नहीं, 6/19 भी अगर आप प्रतिशत परिणाम के बराबर बता देते हो तो वही आपका मान जो है वो कहलाएगा। तो 6/19 को यहां समझ लेते हैं कि 6/19 कितने प्रतिशत परिणामी भिन्न के बराबर है। तो चूंकि 6/19 का तो हमें पता नहीं, लेकिन इतना तो हमने आपको बताया है कि 1/19 जो है वो कितने प्रतिशत परिणामी भिन्न के बराबर होता है, ऐसा तो हमने आपको बताया है। मतलब 1/20 तक की वैल्यू तो हमने आपको याद कराई थी कि आखिर कितने के परिणामी भिन्न के बराबर रहेगा। और नहीं तो सीधा आपके पास फिर डिटेल मेथड है, 6 में 100 का गुणा कराओगे 600 और 600 में 19 का भाग दे दोगे, अपने आप आपकी प्रतिशत वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। ये तरीका तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 600 में किसका भाग दे दें, 19 का, तो दशमलव मान निकल के आएगा। लेकिन हम चाहते कि आप सीधा अगर परसेंट मान निकालने को पूछे तो वो कैसे आप निकालोगे, बात समझ गए? तो 1/19 कितने प्रतिशत परिणामी भिन्न के बराबर होता है? अरे सर 1/19 कितने परिणामी भिन्न के बराबर होता है? तो हमने आपको लिखने का तरीका भी बताया था, याद भी कराया था कि आप कहोगे कि हम 19 का भाग एक प्रकार से 100 में ही तो दे रहे हैं, तो 19 का पहाड़ा पढ़ो कि 100 के नजदीक पहुंच जाए। तो 19 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ते हो तो 95, यानी कि 5 बार पहाड़ा पड़ा 95, और 95 100 से कितना कम है, 5 कम। तो 1/19 कितने प्रतिशत के बराबर रहेगा, 5 सही 5/19% के बराबर रहेगा। अब अगर 1/19 का मान 5 सही 5/19 है, तो 1/19 से अगर हम 6/19 पर जाएंगे तो हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर भी तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, इस 5 में भी 6 का गुणा होगा, ऊपर इस 5 में भी 6 का गुणा होगा। अगर 5 का 6 में गुणा करोगे तो 30, यहां पर 5 का गुणा 5 में करो 6 में करोगे तो 30/19। क्या ये हमारा मान सही है? हमने कहा था नहीं, अभी ये मान एक्यूरेट नहीं, हम इसको सही करेंगे। 30 को 30 लिखा रहने दें, 30/19। जब हर बड़ा हो, जब अंश बड़ा हो हर से, तो एक बार और भाग दे सकते हम इसमें अंश में। तो 19 का भाग एक बार, अगर यहां पर 3/2 लिखा होता तो ये सही नहीं माना जाता। इसमें अभी 2 का और भाग दे सकते, 3 में 2 1 कम 2, तो एक सही 1/2 जो है वो क्या लिखा जाता है, 3/2 को हम लिख देते हैं। तो यहाँ 19 का भाग भी हम देंगे, तो 19 एकम 19, 2 बार पहाड़ पढ़ेंगे, पहाड़ा तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो आपका 38 रहेगा। 19 एकम 19, एक बार आपका भाग जाएगा। 30 में से अगर हम 19 को घटा देंगे तो आपका कितना शेष बचेगा, 11/19। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये हमने ये लिख दिया, तो 30 के साथ ये एक जोड़ देंगे, कितना रहेगा, 31। 31 सही 11/19% आपका क्या रहेगा, सीधा मान रहेगा। अब चूंकि ये तो दिया नहीं कि 31 सही आपका 11/19, लेकिन अगर इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं, 31 प्लस 11/19% ही रहेगा। और ये 31 तो 31 ही हम रहने दें, प्लस 11/9 को 11/19 को, अगर 19 को हम भाग देंगे 11 से तो दशमलव लगाएंगे और भाग जाएगा नहीं, तो लगभग आपका 19×95 यानी कि 5 बार भाग जाएगा। फिर जो बचेगा तो 8 बार आपका पूरी बार कट जाएगा, तो ये जो आपका आएगा 31.58%। तो पूरा जो एक्यूरेट मान निकल के आएगा 31.58%। जरूरी नहीं कि आप पूरा सॉल्व करें, आप अगर इसको इतना ही देख लें कि केवल 31 जो मान है उससे कुछ अधिक वैल्यू आ रही है, तो केवल चौथे ऑप्शन में जो है वो 31 से कुछ अधिक वैल्यू आ रही है, बाकी में 30 है, 19 है और 24 है।
बात समझ पाए? तो चाहे कहीं से भी आप निकालें, सीधा भी मान भाग दे देंगे 19 का 600 में, तब भी यही के यही आंसर निकल आएगा। आप भी जानते हैं 19 का पहाड़ा पढ़ोगे 60 में तो 19 3 57, यानी कि 3 आ रहा है, यानी कि या तो ये ऑप्शन हो सकता है या दोनों तो कट गए। फिर आपका मतलब अगर यहाँ डायरेक्ट भी आप 600 में 19 का भाग दे देंगे तब भी तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 19 एकम 19 सॉरी 19 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो आपका 19 3 57, अगर यहाँ पर बच गया है 3 तो आपका अंक उतरेगा 0 का, 19 एकम 19, यानी कि अब आपके 11 शेष बचे हैं, भाग नहीं आएगा 0.0, तो फिर आप भाग दोगे 19 पना 95, यानी कि यहाँ दशमलव लगाने के बाद 19 पना 95, यानी कि एक प्रकार से 31.5, यानी कि 31.5 ये वाला विकल्प जो है वो मिल रहा है। तो जहां जरूरत हो सीधा भाग देने की तो आप सीधा भाग दे दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हमने आपसे कहा भी है कि 1 से 20 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, वर्ग घन सब याद होने चाहिए, तब कैलकुलेशन अपने आप आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं? ये तरीका तो पता ही है, बस केवल कैलकुलेशन आपको करनी है। चलिए फिर से देखते हैं। अब ये सवाल आप फिर लगा के बताइएगा कि यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की क्या कर दी जाए, वृद्धि या कमी कर दी जाए, वृद्धि कर रहे हैं अब वो कमी नहीं कर रहे हैं, और उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय कर अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो क्या कहा गया है कि अगर पेट्रोल की कीमत में 7% की अगर वृद्धि की जाती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय कर अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। इसका मतलब सीधा है सर वही कि एक व्यक्ति है वो यहाँ पर पेट्रोल खरीदता था, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। एक व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पर पेट्रोल खरीदता है, तो ये मान लिया हमने कि ये पेट्रोल जो है वो व्यक्ति जो है वो पेट्रोल को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो पेट्रोल की जो कीमत है उस पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हो गई। लो सर, पेट्रोल की कीमत में हमने 7% की वृद्धि कर दी, तो पहले पेट्रोल अगर 100 था और 7% की वृद्धि हुई है तो अब पेट्रोल कितना हो गया है, 107 हो गया है। बात समझ पाए कि नहीं? सर हमने ये तरीका तुम्हें बताया है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, दूसरे जो तरीके हैं उन तरीकों से भी आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल आप इसी तरीके से जो है वो केवल लगा पाओ। देखना, अगर आप चाहो तो हम इसको इस तरीके को भी हम तुम्हें बता देंगे कि जरूरी नहीं कि आप इसी से लगा पाओ, हमने ये तो तुम्हें बताया ही था। देखना सर जरा इसको एक बार फिर से हम समझाते हैं। अब तो आपको पता है कि आपको आ गया है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या कहा, किसी वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी जाती है, यानी कि कीमत में कितने की छूट दी जा रही है, तो 24% की छूट या कमी की जाती है। 24% कितने के बराबर, तो आप 24% पता नहीं है लेकिन हम निकाल लेंगे 24/100। अगर 24/100 निकालेंगे, 24 को अगर आप 100 से काटेंगे तो आपका वैसे भी 4 से कट रहा है, 6 बार 4 से कट रहा है 25, यानी कि ये 6 क्या होगा 25 के बराबर, यानी कि 25 पर कितने की कमी करोगे, 6 की। इसका मतलब तो यही हुआ, मूल में कितना कम होगा 24%, क्योंकि 25 का 24% कितना है 6। तो अगर आपकी किसी भी वस्तु की कीमत पहले 25 है, अब उसमें कितने की कमी कर देते हैं 6 की, तो आपकी कीमत कितनी हो जाती है 19। तो वापस 19 से 25 पर लाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 6 की। तो 6 पर जो वृद्धि है वो कितने पर दर्ज की गई है, 19 पर। तो 100 पर कितने की, यही तो मान हमने निकाला है 600/19, या एक प्रकार से 6/19 की वैल्यू कितने के बराबर है। तो जरूरी नहीं कि आप 100 मानकर करें, अगर आप प्रतिशत वैल्यू निकाल कर भी करेंगे तब भी आपका मान जो है वो आ जाएगा। बात समझ पाएगी नहीं? सेम आंसर है, सेम तरीका है, बस केवल कहने का तरीका बदल जाएगा। वहां हमने 100 माना है, आप 100 मान के कर लें, नहीं पता आप प्रतिशत परिणाम निकाल के कर लें, तब भी आपका आंसर आएगा। क्योंकि 100 इसलिए माना क्योंकि सीधे सीधे हमारे जोड़ घटाना आसान हो जाते हैं, हमें प्रतिशत वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती है। ठीक है ना? अगर यहां पर गए तो पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है, आप सीधा 7% का मान निकालना कि कितने प्रतिशत परिणामी भिन्नी के बराबर है।
लेकिन जरूरत क्या है, हम कहते आप तो सीधा सीधा 100 मान लें, और 100 में 7% की वृद्धि है तो अब कितना हो गया है पेट्रोल 107। लेकिन हमने क्या कहा है कि हमें क्या करना है, हमें 100 का नहीं, हमें उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रखना है। भैया हमें पेट्रोल पर ज्यादा खर्च नहीं करना, हमें तो पेट्रोल पर उतने ही रुपए खर्च करने हैं, 100 रुपए। तो अगर हमें पेट्रोल पर उतने ही रुपए खर्च करने हैं तो हमें खपत कम करनी पड़ेगी, यानी कि कम पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। तो हम कितना प्रतिशत पेट्रोल में कमी कर दें, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें, तो 107 से वापस हम 100 पर गए तो कितने की कमी, 7 की। तो जो 7 की कमी आई है वो कितने पर दर्ज की गई है, 107 पर। तो 100 पर कितनी, सीधा मान आप निकाल लोगे, 7/107 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है। बात समझ पाए? तो 7/107 अगर परसेंट आपसे पूछे तो सीधा कह सकते हो 700/107, या तो ये कह दो कि माइनस का 700 सही, 101/107। ये अब इसमें वही तरीका है कि 107 का भाग आपको 7 बार देना है। तो अगर देखा जाए तो लगभग में अगर आंसर निकाला जाए तो इसको अगर हम 106 की जगह पर 105 भी अगर मान लें, अगर इसको हम 107 की जगह पर 105 भी मान लें, या आप इसको अगर 100 भी मान लो, अगर 100 मानोगे तो 100 जो है वो 700 को कितनी बार काटेगा, 7 बार पूरा पूरा काट देगा। तो अब 7 बार तो आएगा नहीं आंसर, क्यों? क्योंकि हमने नीचे की राशि को क्या कर दिया है, कम, तो ऊपर का मान जो है वो आपका बढ़ जाएगा। तो अगर हम नीचे का मान बढ़ाएंगे तो ऊपर का मान भी क्या होगा, कम। तो 7 से कुछ कम आंसर आना चाहिए। तो 7 से कम आंसर क्या है, 6 ही है जो हमारा 7 से कम आंसर है। तो बिना सॉल्व किए भी आप क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। बात समझ पाए कि नहीं, क्या कह रहे? अरे महाराज हमने क्या कहा, 700/107 है। जरूरी नहीं कि आप 107 का भाग ही दें, जरूरी नहीं कि 107 का भाग दें तभी आंसर निकलेगा। यहां पर आपका 700 दिया है और नीचे आपका 107 है, तो अगर हम 107 का भाग देंगे 700 में तो आंसर आ जाएगा। भैया आप प्रॉपर मेथड यही है कि 107 का ही भाग दे दो आप 700 में, जितनी बार जाएगा वही आंसर है। अगर आप इसका 6 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो आपका 42 और 6 एकम 6 यही आएगा कि नहीं, 642। इसको आप घटा दोगे तो ये आपका 8 बच गया है, ये यहां पर 5 बच गया है, ये 0 भाग जाएगा नहीं, दशमलव, और आपका यहां 0 बढ़ाओगे। अब 107 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो अब हम 107 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। अब 5 बार अगर पढ़ेंगे तो आपका 35, और ये आपका 5 एकम 5, 535, यानी कि 6.5। तो 6.5 का मतलब क्या, 6 से कुछ अधिक वैल्यू। तो 6 से अधिक वैल्यू आपकी इसी ऑप्शन में तो दी गई है। बाकी ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है, तो केवल ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बात समझ पाए कि नहीं सर? बताइए कुछ झपरा कि नहीं झपरा? ठीक है, आ रहा है सवाल समझ में? तो फिर ये बताओ, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आपका जो पेट्रोल पर होने वाले व्यय में अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? बताइए सर, कैसे लगाएंगे इन सवालों को, बोलिए, लगा के दिखाओ। देखना, आप भी लगाइए, हम भी लगाते हैं, कैसे। देखना क्या कहा है, यहां पर कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल की कीमत में 81% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। तो अगर 81% की अगर वृद्धि करेंगे तो 81% की वृद्धि करने पर वो कह रहे हैं कि वृद्धि होती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय में अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। मतलब समझना, देखना, वही पैटर्न है जो स्टार्टिंग से हमने आपको सिखाया है। पेट्रोल की कीमत में वो क्या कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि, यानी कि पेट्रोल की कीमत में यहाँ 81% की वृद्धि हो रही, यानी कि पहले पेट्रोल की कीमत 100 है, 100 पर 81% की वृद्धि हो रही, यानी कि पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाती है, 181 हो जाती है। अब वो कह रहे पेट्रोल पर होने वाले व्यय में अपरिवर्तित रहने के लिए, यानी कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो भैया खर्चा भी तो बढ़ेगा।
खर्चा ही तो हमारा क्या है, एक प्रकार से पेट्रोल पर होने वाला व्यय ही तो क्या बता रहा है, उस खर्चे को बता रहा। तो अगर 100 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो हमारा पहले खर्चा 100 रुपए था, तो अब खर्चा कितना हो गया है, 181 हो गया है, क्योंकि 81% की क्या की गई है, यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है। अब अगर 181% की वृद्धि आपकी दर्ज की गई है, तो इस 181% की वृद्धि, लेकिन वो कहता है कि हमें नहीं अपना खर्चा बढ़ाना, पेट्रोल की भले ही कीमत बढ़ जाए पर हम खर्चा नहीं बढ़ाएंगे, हम तो खर्चा कितना रखेंगे, 100 रुपए ही पेट्रोल पर खर्च करेंगे। तो अगर 100 रुपए ही पेट्रोल पर खर्च करोगे तो तुम्हें खपत का मतलब है कि तुम्हें कम पेट्रोल मिलेगा। 100 रुपए में तुम्हें कम पेट्रोल मिलेगा तो तुम्हें कम पेट्रोल में काम चलाना पड़ेगा, यानी कि हम वापस कहां पहुंच गए, 100 रुपए पर। यानी कि हमें कितने की कमी करनी पड़ी, 181 पर हमें कम करना है 100 रुपए, तो हमें 81 की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो जो 81 की कमी आई है वो कितने पर दर्ज होगी, 181 पर। तो 100 पर कितने की कमी होगी, ये प्रतिशत परिणाम हमको बताएगा। तो अब इसको सॉल्व यहां कर लेते हैं कि माइनस का 81 बटे 181 इंटू क्या कर दिया हमने 100। अब यहां पर दो ही तरीके हैं, सीधा सीधा इसका कोई मान तो पता नहीं है, तो आप मान सकते हो कि भैया सीधा मान क्या निकाल लिया जाए। आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप फिर ये करें, डिटेल अगर चाहिए तो 881 में 100 का गुणा करें तो 8100, और इसमें 181 का भाग दें। आप सीधा सीधा आंसर भाग दे के क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। हमने बता ही दिया, इसमें भाग देने में कोई परेशानी नहीं। दूसरा तरीका क्या है जरा समझना, यहां पर हमने मान लिया है कि ये 81 बटे 181 है। थोड़ी देर के लिए हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको मान लेते हैं कि ये 80 दिया है और ये नीचे वाला हमने मान लिया 180, दोनों में एक एक की हमने कमी कर दी। अब कमी कर दी है तो जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। इनटू 100 है ही, तो 100 को हम छोड़ देते हैं, हमें परसेंट चाहिए तो हमने 0 से 0 काट दिया। हमने 9 से 8, 2 से हमने 8 को काटा 4 बार और 2 से इसको भी काटा तो कितनी 9 बार, यानी एक प्रकार से ये मान जो निकल के आया वो कितना आया 4/9। तो अब हमें 4/9 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो 4/9 की वैल्यू निकालने के लिए हमको 1/9 का प्रतिशत परिणाम भिन्न पता हो। 1/9 कितने परसेंट के बराबर है, तो 11 सही 1/9% के बराबर है। तो 1/9 से अगर हम 4/9 पर गए तो 4 का गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 44 सही 4/9% के क्या आएगा बराबर। तो सर यहां पर बताओ 44 सही 4/9 के नियर अबाउट कौन सा मान है, तो 44 सही 4/9 के पास जो दिख रहा है तो आपको यहां पर जो है वो यही तो दिख रहा है, 44 सही 4/9 के आसपास ये वैल्यू दिख रही है। बाकी वैल्यू ये 40 है, ये बहुत कम, ये 41 बहुत कम, और ये 43 44 से कम। तो 44 के समथिंग में आपकी कौन सी वैल्यू दिख गई है, फोर्थ ऑप्शन, तो वही हमारा आंसर होगा। जरूरी थोड़ी है कि हम एक्यूरेट मान निकालें तभी हमारा काम चलेगा। बात समझ पाए कि नहीं भाई, या तो फिर मेथड यही है 8100 में किसका भाग दो 181 का, आराम से आपका आंसर निकल के आएगा वही 44.75। नहीं तो आप इस तरीके से भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा, क्योंकि 44 तो मैच क्या है 9/4/9 को अगर आप यहां भाग करेंगे तो 44 दशमलव यानी प्लस, और आपका 9 का भाग आप 4 में दे रहे हो तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव और 0 बढ़ाओगे तो आपका 9 चौको 36, यानी कि लगभग आपका जो है वो 0.4 के आसपास आएगा। तो अब चूंकि ये 44.75 है, ये 44.4 आ रहा है, तो 43 तो होगी नहीं वैल्यू आपकी, कहां जाएगी 44 के आसपास ही जाएगी, यानी कि 44 से कुछ ज्यादा वैल्यू ही दी जाएगी। तो आप इस प्रकार से इन सवालों को लगाएंगे जब आपकी ये वैल्यू आपकी दी हो तब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर। तो ये बताइए सर, ये किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है। अगर किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की अगर आप वृद्धि कर रहे हो तो कैसे आप लगाओगे उसको जरा देख लेते हैं। अगर किसी बेलन की त्रिज्या में, बताना क्या कहा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान बना रहे। देखना सर, दोनों तरीके से हम तुम्हें समझा देते हैं, दोनों तरीका हम तुम्हें बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको समझना है। वैसे तो चूंकि ये अभी हमने बताया नहीं के लिए हम आपको बताते हैं, देखना कैसे। अभी चूंकि एक ही डायमेंशन समझ रहे थे लेकिन आपको समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले दूसरा मेथड बताते हैं फिर ये मेथड लेते हैं। देखना क्या है, कह रहे हैं कि यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब क्या,
जो बेलन की त्रिज्या है उस बेलन की त्रिज्या में 25% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। 25% की वृद्धि का मतलब है 25% कितने परिणामी भिन्न के बराबर है, तो 1/4 के बराबर है। यानी कि अगर पहले मूल त्रिज्या आपकी 4 होगी तो 4 में 1 की वृद्धि होगी, यानी कि अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बढ़ के 5 हो जाएगी, यही तो कहेंगे। तो यहां पर अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमारी त्रिज्या जो है वो क्या दी गई है, तो त्रिज्या पहले हमारी जो थी वो कितनी थी, 4, लेकिन इस 4 में 50% की वृद्धि, सॉरी 25% की हमारी क्या हुई, वृद्धि। तो 25% की वृद्धि का मतलब 4 में 1 की अगर वृद्धि होगी तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब 5। यानी कि पहले त्रिज्या 4 थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई है, हमारी 5 हो गई है। यही तो करेंगे कि नहीं करेंगे, बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे सर, कि अगर हमारी पहले त्रिज्या 4 थी और अब त्रिज्या हमारी कितनी हो गई है, आपकी क्या हो गई है, 5, यही होगी कि नहीं। अब देखना, अब चूंकि त्रिज्या तो केवल है नहीं यहां पर जो आपका क्षेत्रफल बढ़ाना है, तो क्षेत्रफल में त्रिज्या क्या ली जाती है। अगर आप बेलन पर जाएंगे तो बेलन के फॉर्मूले में, वैसे अभी ये सवाल कराना नहीं था हमें, लेकिन हम तुम्हें करा दे रहे हैं, फिर हम आगे और इसके सवाल कराएंगे तब और समझा देंगे। जबकि वो कह रहे हैं कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि बेलन का आयतन समान बना रहे। तो यहां पर त्रिज्या है, लेकिन बेलन का आयतन अगर आप देखो तो यहां पर अगर ये त्रिज्या है तो बेलन का आयतन अगर हमने यहां पर लिख लिया, ये आयतन है बेलन का, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से तो कोई परिवर्तन आना नहीं है, ये तो मान फिक्स रहेगा। जो परिवर्तन दर्ज होगा वो सिर्फ त्रिज्या और ऊंचाई के गुणनफल की वजह से दर्ज होगा। लेकिन यहां पर बेलन के आयतन में जो भी है, बेलन के आयतन में त्रिज्या ना लेके क्या लिया जा रहा है, त्रिज्या ना लेके त्रिज्या का स्क्वायर लिया जा रहा है, और एच यानी कि क्या ली जा रही है, ऊंचाई ली जा रही है, तभी जाके आपका क्या बन रहा है, बेलन का आयतन बन रहा है। तो यहां पर त्रिज्या आर ना लेके हम आर स्क्वायर लेंगे, तो त्रिज्या आर 4 ना मान के हम 4 का स्क्वायर यानी कि कितना मानेंगे, यहां पर 16। तो फिर आर स्क्वायर यहां पर भी होगा, तो यहां भी त्रिज्या जो बढ़ेगी वो 5 ना बढ़ के कितनी बढ़ेगी, आपकी 25 ही तो बढ़ेगी। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए, ये बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, कि हमने कहा त्रिज्या में भले ही उन्होंने 25% की वृद्धि बताई है, लेकिन चूंकि बेलन के आयतन में तो आर स्क्वायर लिया जाएगा, आर थोड़ी ली जाएगी। तो अगर त्रिज्या में 4 की वृद्धि हुई है, यानी कि त्रिज्या 4 है, 4 से त्रिज्या 5 हो गई, तो पहले त्रिज्या 16 होगी और अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर का मान 25 हो जाएगा। इनटू इसमें ही तो किसका गुणा करेंगे हम, एच का। और वो कह रहे एच को तो तुम्हें बढ़ाना ही नहीं है, एच को तो तुम्हें बढ़ाना ही नहीं है। साथ में वो क्या कह रहे हैं कि अब जब h नहीं बढ़ाओगे, तो यहां h को तो हमने थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लिया गुणनफल में, तो फिर अब यहां पर क्या बढ़ाना है, जब h को आप कांस्टेंट मानेंगे ऊंचाई को, तो जो त्रिज्या में जो वृद्धि दर्ज की जाएगी वो डायरेक्टली किसमें परिवर्तन करेगी, आयतन में। तो यहां आयतन जो है वो कितना हो जाएगा, 16, और यहां पर भी आयतन जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 25। जबकि वो तो ये कह ही नहीं रहा कि आप क्षेत्रफल बढ़ाओ, वो तो कह रहा है कि सॉरी आयतन बढ़ाओ, वो तो कह रहा है कि बेलन का आयतन समान रहे। यानी कि बेलन का आयतन पहले 16 था, तो अभी भी बेलन का आयतन कितना रहे, 16। तो अगर बेलन का आयतन हमें कम करना है और एक मान को अगर हमने त्रिज्या के मान को बढ़ा दिया है, ये मान हमें उतना ही रखना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई में ही तो कमी करनी पड़ेगी। भाई एक मान बढ़ाया है, ये मान फिक्स रखना है, और ये दोनों का गुणनफल है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, तो यही मान तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर यहां पर a इंटू बी बराबर सपोज दैट कोई मान दिया है t, अगर a का मान तुमने बढ़ा दिया है और ये मान फिक्स t ही रखा है, तो सर यहां पर a का मान a+1 कर दिया, तो b का मान आपको अगर इक्वल रखना है तो b में से वही तो आपको जो जोड़ा है वही तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान घटाना पड़ेगा। तो अब दूसरे का मान कितना घटा दें, वही वो आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लेंगे वो ऊंचाई में, लेकिन हम किसको मानेंगे, आयतन को। आयतन जो है वो 16 से कितना बढ़ गया, 25, लेकिन हमें आयतन वापस कितना ही रखना है, 16 ही रखना। तो वापस 16 पर जाने पर कितने की कमी करेंगे, अगर 25 हो गया है तो वापस जाने के लिए कितने की कमी करेंगे, आयतन में 9 की कमी। और 9 की कमी जो दर्ज की जाएगी वो किस पर दर्ज की जाएगी, 25 पर। तो फिर 100% पर कितने की कमी, तो 25 से 100 काट दिया 4 बार, 9 का गुणा 4 में किया 36%। इन 36% की क्या होगी, कमी, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखना इसको हम दूसरे तरीके से और समझाएं तो और बेहतर तरीके से समझो। ये पहला तरीका है जो हमने तुम्हें बताया है। दूसरा तरीका क्या कह रहा? दूसरा तरीका कह रहा है यहां पर हमने आर स्क्वायर ले लिया, यहां पर एच ले लिया और यहां पर लिख लिया है बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन है वो बेलन का आयतन क्या होता है? v बराबर पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि पाई कांस्टेंट है तो ये बढ़ेगा नहीं, आर स्क्वायर एच ही बचा है। अब हम यहां पर हमने कहा कि यहां वास्तव में त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब 25% का मतलब 1/4, यानी कि मूल त्रिज्या यदि 4 है तो अगर यहां पर मूल त्रिज्या अगर 4 होगी और इसमें 25% की वृद्धि होगी यानी 1 की वृद्धि, तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5। तो अगर पहले त्रिज्या 4 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 16, और अब बाद में त्रिज्या 5 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 25। यही होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा था इसके लिए हमने कहा था अपने मन से यहां पर कुछ भी वॉल्यूम मान लो। क्यों? इसका ही त्रिज्या में ही, त्रिज्या के स्क्वायर में ही h का गुणा होगा और वो किसको बताएगा? आयतन को बताएगा। तो अपनी तरफ से कुछ भी मान मानो, उसमें 16 का भाग दोगे तो ऊंचाई निकल आएगी। लेकिन ध्यान रखना है जितना मान यहां मानो उतना ही मान यहां मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बार आयतन क्या रखना है? बराबर, यानी कि अपरिवर्तित रखना है। तो यहां पर अगर हम आयतन मान लें सपोज दैट अपनी मन से, अब चूंकि आयतन आप कहते हो कि कुछ भी आप 16 मान लो तो भी ठीक है, आप 25 मान लो तो भी ठीक है, लेकिन आपने क्या कहा? आप ऐसी राशि माने 16 व 25 का एलसीएम, और 16 और 25 का एलसीएम यहां लोगे तो कितना आएगा? 400। यहां भी आयतन 400 है और यहां भी आयतन 400। आपको 16 और 25 का एलसीएम क्यों? वो इसलिए क्योंकि अभी हम 16 का ही तो भाग देंगे 400 में तो ऊंचाई निकलेगी, और 25 का ही तो भाग देंगे 400 में तो ऊंचाई निकलेगी, तो हम सीधा सीधा आंसर काट लेंगे। तो यहां पर 16 का भाग अगर 25, क्यों? इस और इसका गुणा अगर इसके बराबर है, तो अगर ये मान 400 दिया है और ये मान 16 दिया है तो 16 का भाग अगर 400 में देंगे तो h नहीं निकलेगा। तो 16 का भाग अगर 400 में देंगे तो h का मान कितना आया? 25, और फिर 25 का भाग 400 में देंगे तो यहां पर आपका ऊंचाई का मान कितना आएगा? 16। तो अब देखना क्या हुआ है, पहले ऊंचाई अगर 25 थी तो अब ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 16 जो है वो आपकी ऊंचाई हो गई है, तो 25 से 16 जाने में कितने की कमी हुई है? 9 की। तो 9 की जो कमी की गई है वो कितने पर दर्ज हुई है? 25 की। तो 100 पर कितने की कमी होगी? देखो वही रिजल्ट आ गया, 9/25 × 100। तो चाहो तो आप उस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से कर लो, तरीका आंसर सेम आएगा। समझ पा रहे कि नहीं? नहीं, दो तरीके एक ही में उसमें हौज पौज हो जाए। ठीक है, वैसे हम आपसे यही कहेंगे कि आप ये तरीका पकड़ के रखें तो भी सही है, और अगर ये नहीं समझ में आता तो वही बात है कि इसको हम एज्यूम कर लेंगे। नहीं तो ये सीधा आर स्क्वायर है तो एच कम होगा, तो हम जो वृद्धि त्रिज्या में होगी वही हम आयतन में मान लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए एच को कांस्टेंट मान लिया है, लेकिन कांस्टेंट तो है नहीं एच तो अपरिवर्तित होगा। तो कांस्टेंट क्या होगा? आयतन। और जब आयतन कांस्टेंट होगा तो हमें ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ठीक है? अरे सर इसके लिए क्या माना है? देखना, हमने तुम्हें क्या कहा? त्रिज्या जो थी, इस त्रिज्या में हमने क्या कहा? इसमें आपकी 25% की वृद्धि यानी कि 1/4। तो अगर त्रिज्या r है यानी कि त्रिज्या जो है वो आपकी पहले 4 है और उसमें एक 25% की वृद्धि यानी 1 की वृद्धि तो 5 हो गई, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया? 16। तो आपका फिर यहां पर आर स्क्वायर का मान कितना होगा? 25, 1 की वृद्धि के बाद या 25% वृद्धि के बाद। तो यहां पर हमने थोड़ी देर के लिए कहा कि आप h को कांस्टेंट माने। अगर h यहां पर दोनों जगह कांस्टेंट रहेगा तो निश्चित सी बात है कि जो ऊंचाई, जो त्रिज्या में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो डायरेक्ट किसके बराबर होगी? बेलन के आयतन के। तो जो वृद्धि त्रिज्या में हुई है वही वृद्धि किसमें होगी? हमारे किसमें होगी? यहां पर बेलन के आयतन में। लेकिन हमें बेलन का आयतन थोड़ी परिवर्तित करना, बेलन का आयतन तो समान रखना है, यहां लिखा है। तो बेलन का आयतन तो हम समान ही रखेंगे, तो फिर हमने जो फिक्स किया है वो बदल जाएगा, यानी h को h नहीं मानेंगे, इस h में क्या होगी? कुछ कमी दर्ज होगी। तो वो h में कमी क्या दर्ज होगी? जितना हम आयतन घटाएंगे वही आयतन जो कमी होगी वो किसमें दर्ज की जाएगी? ऊंचाई में उतने परसेंट की कमी क्या होगी? दर्ज होगी। तो उसको निकालेंगे कैसे? 25 से 16 पर जाने पर कितने की कमी? 9 की कमी। तो 9 की कमी कितने पर की गई? 25 की। 25 पर तो 100 पर कितने की कमी? तो 9/25 × 100। 25 से 100 काट दिया 4 बार, 4 का गुणा 9 में किया तो 36% की क्या आई? कमी निकल के आ गई। बात समझ पाए कि नहीं सर? तो फिर चलते हैं आगे। चलिए देखना सर अब ये सवाल क्या कह रहा, इसको देख लेते हैं।
देखना से क्या कह रही है उसको देखते हैं। अब देखना, अभी तक क्या था, अभी तक थोड़ा डिफरेंट ही पैटर्न था, अब थोड़ा सा अलग डिफरेंट पैटर्न होगा और थोड़ा बहुत उसमें अंतर ही आएगा, तो उसको थोड़ा समझते हैं। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा। अभी तक सवाल क्या था, अभी तक जितने सवाल आपने किए वो सारे सवाल यही बता रहे थे कि यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा केवल 4% ही घटे। बात समझना सर क्या कह रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा कि अगर देखा जाए, अगर चीनी की कीमत 20% घट जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा केवल 4% ही घटे। अब अभी तक ये नहीं कहता था, देखना अभी तक हम पहले तुम्हें समझाते हैं कि क्या कहता था अभी तक सवाल। वो कहता था कि यदि कोई चीनी है या कोई वस्तु है, उस चीनी की कीमत में 20% की कमी की जाती है या 20% कीमत घट जाती है, तो कीमत कितनी घट गई, 20% कीमत क्या हो गई, घट गई, या 20% कीमत कम हो गई। तो हम मानते थे पहले कीमत 100 थी, अब 20% घट गई तो कीमत कितनी बची, 80। तो कहता था पुरानी कीमत पाने के लिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, यही कहता था कि नहीं कहता था सवाल। लेकिन अब ये तो कह नहीं रहा, अब तो ये कह नहीं रहा, अब क्या कह रहा, अब वो पढ़ो। वो कह रहा चीनी की कीमत 20% घट जाए तो फिर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़े कि खर्चा केवल 4% ही घटे। मतलब क्या, समझ लो। यहां पर कह रहा है कि हमको कीमत जो थी उसकी कीमत जो है वो 4%, 20% घट गई है। तो किसी वस्तु की कीमत अगर 20% घटी है तो कोई वस्तु पहले 100 रुपए की आती थी, अब वो वस्तु कितने की आ रही है, 80 रुपए की आ रही है। आप सीधा माने, इसको तुम्हें बड़ा डिटेल में समझाते हैं। चीनी की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी कि 1 किलो शक्कर जो है वो कितने की आती है, 100 रुपए की। अब मूल्य 20% कम हो गया है तो अब 1 किलो जो शक्कर आ रही है वो कितने की आ रही है, चीनी आपकी 80 रुपए की जो है वो आ रही है। यही मतलब हुआ इसका। अब वो अभी तक कहता था कि बताओ हमें पुराने मूल्य पर ही हम चीनी खरीदते हैं, अगर हम पुराने मूल्य पर ही चीनी खरीदते हैं तो हमें अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़े। अगर वो ये ना लिखा हो, यहां तक ये ना लिखा हो, ये 4% ही घटे ये ना लिखा हो, अगर वो ये कहता कि हम खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि हमारा खर्चा जो है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, तो हम पहले भी 100 रुपए 1 किलोग्राम चीनी पर खर्च कर रहे थे, अभी भी हम 80 की जगह 100 किलोग्राम 1 किलो पर 100 रुपए खर्च करें तो अब आप को 1 किलो से ज्यादा शक्कर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि आपको खपत शक्कर की क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, आपको ज्यादा शक्कर खानी पड़ेगी। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो यहां पर वापस जाएगा तो सीधा सवाल हो गया, लेकिन उसने बाउंड कर दिया। क्या बाउंड कर दिया कि खर्चा केवल कितना ही घटे, 4% से ही घटे। अभी तक क्या कहता था, खर्चा अपरिवर्तित रहे, यहां तक क्या कहता था, खर्चा अपरिवर्तित, तो तुम 80 से कहां पहुंच जाते थे, 100 पर। लेकिन अब कह रहा खर्चा केवल कितना घटे, 4%। देखना, तो यहां पर समझना, ये जो कीमत है, हमने कहा था कीमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, खर्चे के। अगर पहले 100 रुपए प्रति किलोग्राम में आपको शक्कर 1 किलो मिलती थी तो उसके लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब अगर उसमें कितने की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है कीमत में, तो आपको उसी शक्कर के लिए केवल 80 रुपए क्या करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि हमें अपनी खपत में कितनी वृद्धि कर दें, यानी कि हम अभी भी अपनी खपत में वृद्धि करें। भले ही चीनी की कीमत घट गई, हमें 80 रुपए में 1 किलो मिल रही है, हमारी जेब से 80 रुपए ही खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि खर्चा केवल 4% ही घटे। तो हमको खर्चा 80%, 20% नहीं घटाना, हमको खर्चा 20% नहीं घटाना, हमको खर्चा कितना घटाना है, 20% की जगह पर हमको खर्चा केवल 4% ही घटाना है। मतलब हमें नीचे तक नहीं आना। ये पूरी लाइन जो है वो 20% खर्चे को दिखा रही है। वो कह रहा हमें खर्चा केवल 4% ही दिखाना है। तो अगर हम 100 में से 4% खर्चा घटाएंगे, यानी कि वो कहता है कि हम अभी भी उस पर 96 रुपए क्या करेंगे, खर्च करेंगे। यानी कि 100 रुपए में हमने 4% क्या कर दिए, घटा दिए। तो हमरा कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, 96 रुपए। तो अब वो कह रहा है कि केवल 4% ही खर्चा हमारा घटे।
तो अगर 4% ही खर्चा घट रहा है तो अब हम 80 रुपए से कहां पर जाएंगे, वापस 100 पर नहीं जाएंगे। अभी हम 100 पर जाते थे, अब हम 80 रुपए से कहां पर जाएंगे, 96 रुपए पर, क्योंकि हमें सिर्फ खर्चा पूरा 20% नहीं घटाना, केवल हमें क्या घटाना है, 4% ही क्या करना है, खर्चा घटाना है। यानी कि हम अभी भी 100 रुपए की जगह 4 रुपए कम खर्च करेंगे, यानी 96 रुपए अभी भी खर्च करेंगे। तो 96 रुपए अगर हम खर्च करेंगे तो 80 रुपए से 96 पर जाने में आपको कितने की वृद्धि देखने को मिलेगी खपत में? तो खपत में जो वृद्धि होगी वो 16 की वृद्धि दर्ज होगी। आपकी जो खपत में वृद्धि दर्ज हो रही है वो कितने की होगी, 16 की। तो जो 16 की वृद्धि दर्ज हुई है वो कितने पर दर्ज की गई है, 80 रुपए पर, यानी 80 पर। तो 100 पर कितने की, यही तो पूछेगा। तो 16 से 80 काटोगे 5 बार, 5 से 100 काटोगे 20 बार, यानी कि 20% की वृद्धि जो है वो किसमें होगी, खपत में हो जाएगी। बात समझ पाएगी नहीं? तो आप सीधा आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 20% की वृद्धि जो है वो आपकी खपत में दर्ज होगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं सर? अब इसी पैटर्न के 2-4 सवाल और लगा लेते हैं। हमने क्या कहा, अभी हम सीधे मूल उतने ही परसेंट कम कर लेते थे, खर्चा अपरिवर्तित रखते थे, लेकिन खर्चा अब वो कह रहा है कि हम घटाएंगे तो, लेकिन 4% ही, 2% ही, 3% ही, तब इस कंडीशन पर सवाल लगाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखना यहां पर क्या कहा गया है उसको देखते हैं। देखना चलिए, कह रहा है चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि केवल खर्चा 10% ही बढ़े। अब देखना सर जरा समझाते हैं हम आपको। यहां पर कह रहा है जो चीनी की कीमत है वो चीनी की कीमत कितनी हो गई है, तो चीनी की कीमत 30% बढ़ गई। लो भाई, यहां पर चीनी की कीमत 30% क्या कर गई है, यहां पर 30% जो है वो चीनी की कीमत बढ़ गई है, यानी कि वृद्धि हो गई है। तो पहले चीनी की कीमत अगर 100 रुपए थी तो अब चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, यानी कि कितनी हो गई, 130 रुपए हो गई। लेकिन हमने क्या कहा था कि जो चीनी की जो कीमत होगी वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, खर्चा के। यानी कि अभी हम 100 रुपए प्रति किलोग्राम पर खर्च कर रहे थे, 100 रुपए अभी भी क्या करेंगे, 1 किलो पर खर्च करेंगे, लेकिन अब हमें कितना खर्च करना पड़ेगा, 130 रुपए, क्योंकि हमारा जो परसेंट है वो कीमत क्या बढ़ गई है, 30% बढ़ गई है। तो खर्चा भी 30% से बढ़ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि हमें खर्चा कितना करना है, हमें खर्चा नहीं बढ़ाना, हम खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि हमारा खर्चा केवल कितना बढ़े, 10% ही बढ़े। तो उसको खर्चा 130 नहीं करना सर, उसको खर्चा केवल कितना बढ़ाना है, प्लस 10% ही उसको खर्चा बढ़ाना है। तो 100 पर 10% खर्चा बढ़ाएगा, वो केवल 110 रुपए ही क्या करना चाहता है, खर्च करना चाहता है। तो अगर वह 10% ही खर्चा बढ़ाना चाहे तो 130 से उसको 110 पर वापस आने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, वो आपसे पूछा है। तो 1 से 30 पर 20 पर जाओगे तो 20% की क्या करनी पड़ेगी, यानी कि 20 की क्या करनी पड़ेगी, कमी। तो 20 पर जो कमी करोगे वह है कितने पर दर्ज होगी कमी, तो 130 से 110 पर गए तो 130 पर 20% की कमी, तो 100 पर कितने की कमी होगी। तो यहां से 0 से 0 काट दिया तो सीधा 2/13 कितनी परसेंट के बराबर है, ये आप निकाल लो। तो ये निकालने के लिए हम बताते हैं कैसे निकालते हो, देखना सर जरा, हमने आपको समझाया भी है वहां, ये तो आप सीधे मान निकाल सकते हो। अगर कोई कहता है कि 2/13 कितने, अब चूंकि या तो ये गुणा कर दो 100 का तो सीधा मान आएगा 200/13, 13 का भाग सीधा 200 में दे दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार भी जाए भाग दे दो, वो बचा रहे वही आपका आंसर होगा। 13 का भाग दोगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि ज्यादा चलेगा तो 13 एकम 13, ये आपका 7 जो बच गया है, अंक उतारोगे 0 के, और 13 5 65, यानी कि आपका ये 65, यानी कि 5 शेष बचा। तो आप जितना बार भाग गया है, 15 बार भाग गया, 5 शेष बचा बटे नीचे 13, तो 15 सही 5/13 उत्तर होगा, 15 सही 5/13 ये रहा उत्तर। सीधा भी भाग दे दोगे तब भी आंसर आएगा, और सीधा भाग नहीं देना तो आप प्रतिशत वैल्यू याद रखो तब भी आंसर निकल आएगा। देखना कैसे, 200/13 दिया है, यानी कि 13 का भाग अगर हम 200 में दे रहे हैं तो नहीं निकालना, हमें भाग तो देके निकाल चुके, हमें सीधा चाहिए कि 2/13 कितने प्रतिशत भिन्न के बराबर है। तो 2/13 कितने प्रतिशत भिन्न के बराबर होगा, तो यहां पर हमने क्या कहा, 2/13 का मान तो पता नहीं, 1/13 का मान अगर पता है तो आप निकाल लोगे। तो 1/13 कितने के बराबर होगा, तो 1/13 कितने प्रतिशत परिणाम के बराबर होगा, तो यहां पर 7 सही 9/13% के क्या होगा बराबर,
लेकिन 1/13 से कहां जाना, 2/13, तो यहां भी 2 का गुणा और यहां भी 2 का गुणा। जब यहां 2 का गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, यहां 2 का गुणा करोगे तो 18 और बटे 13। क्या ये सही लिखा? नहीं, चूंकि 18 ऊपर बड़े हैं और 13 नीचे छोटे, तो एक बार 13 का भाग और देंगे तो 14 प्लस 13 एक कम 13, और आपका 18 में से 13 घटाओगे तो 5/13, एक 14 में जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, 15 सही 5/13। तो ये आपका क्या रहेगा, 15 सही 5/13%। या तो सीधा भाग दे के निकाल लो या प्रतिशत मान याद रखने के आधार पर आप निकाल लो, जिससे भी समझ में आए उससे निकाल लो, दोनों तरीका आपके पास है। ठीक है ना सर, बताइए समझ में आ रहा कि नहीं। हमने क्या कहा, अब कीमत आपको नहीं पूरी की पूरी घटानी है, केवल कुछ परसेंट ही आपको क्या करना है, कम करना है। ठीक है ना, चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं इसी पैटर्न का, फिर उसके बाद रुक जाएंगे, तो बाकी बचा रहेगा वो बाद में। देखना क्या कह रहे हो, यहां पर सवाल में क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं कि वो सवाल में क्या कह रहा है। देखना कह रहा है, डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की ही वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यानी उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, ये पूछा है। अब देखना सर जरा कैसे लगाएं, देखना एक डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। ठीक है सर, डीजल की कीमत में 26, तो डीजल की कीमत है, अब मान ली डीजल की कीमत आपकी 100 है, और 100 में अगर 26% की वृद्धि होती है तो 26% की वृद्धि यानी कि डीजल की कीमत कितनी हो गई है, 126 हो गई है। लेकिन अब चूंकि डीजल की जो कीमत है, एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की ही वृद्धि चाहता है, तो हमने कहा था अगर डीजल की कीमत 100 रुपया है, 100 रुपया प्रति लीटर है, तो उसको खर्च भी उतना ही रुपए करना पड़ेगा 1 लीटर पर। खर्च ही तो किसके बराबर होता है, व्यय के बराबर होता है, यानी कि उतने ही तो हमें क्या करने पड़ेंगे, रुपए व्यय करने पड़ेंगे। तो अब अगर देखा जाए तो यहां से अगर आगे की ओर बढ़े तो आपका 100 रुपए ही तो खर्च होंगे। अगर पेट्रोल की कीमत 1 लीटर है तो 1 लीटर पर 100 रुपए ही खर्च होंगे। तो अब 1 लीटर पर आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 126 रुपए देने पड़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत 26% बढ़ गई है। लेकिन वो कह रहा है कि व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में केवल 15% ही वृद्धि करना चाहता है, यानी कि वो पेट्रोल की कीमत भले ही बढ़ गई हो, पेट्रोल तो कम कर नहीं सकता भैया कि पेट्रोल की कीमत कम करा ले, लेकिन वो एक काम तो कर सकता है, अपना खर्चा या अपना व्यय तो कम कर सकता है। तो वो कह रहा है कि हम तो केवल कितनी वृद्धि करेंगे, भले ही यह वृद्धि 26% की हुई हो, लेकिन हम तो अपने खर्चे में केवल कितने की वृद्धि करेंगे, 15% की ही वृद्धि हम जो है वो अपने खर्चे में करेंगे। तो 15% की अगर वृद्धि करेगा तो अब वह कितना रुपए खर्च करेगा पेट्रोल पर, केवल 115 रुपए क्या करेगा, खर्च करेगा। तो अब 15 रुपए, अगर 115 रुपए खर्च करेगा तो 115 रुपए में तो उसको कम ही पेट्रोल मिलेगा, यानी कि 126 से 115 पर जाने पर उसको खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो खपत में कितने की कमी आएगी, 126 से 115 पर गए तो 1 और 2 में से 1, यानी कि 11 की क्या करनी पड़ेगी, उसे कमी करनी पड़ेगी। बात समझ पाए कि नहीं, यानी कि 126 से 115 पर जाने में वह 126 की जगह 115 रुपए का ही पेट्रोल खरीदेगा। तो निश्चित सी बात है कि खपत का मतलब है मात्रा में कमी, यानी कि कम पेट्रोल मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा, 11 कम मिलेगा। तो 11 की जो कमी आई है वो किस पर दर्ज होगी, 126 पर। तो यहां पर अगर निकाल लें 11 की जो कमी है वो कितने पर आई है, 126 पर, यानी कि कमी तो 100% पर कितनी। तो सीधा आंसर तो यही है कि 1100 में 126 का भाग दे दें, आपका आंसर निकल आएगा। अब ये तो डिटेल मेथड है, आप 126 का भाग दे दें 1100 में तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी हम आपको लगभग में समझा देते हैं। लगभग वाला तरीका देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहां पर ये 126 है, ये ऊपर 11 है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको 11 का 11 माने, 126 को अगर 121 मान लें तो क्या कोई दिक्कत, और 121 से 11 बार आपकी पूरी बार कट जाएगा, यानी कि आपका इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/11 लिख सकते हैं। तो 1/11 कितने परिणामी भिन्न के बराबर होता, तो आपको पता ही है कि 1/11 9 सही 1/11% के क्या होता है, बराबर होता है।
तो 9 सही 1/11% का मतलब है यहां पर 9 तो रहेगा, लेकिन प्लस में क्या आएगा 1/11, यानी कि 9 से अधिक वैल्यू जो है वो क्या होगा, इसका मान होगा। तो क्या 9 से अधिक ये है? नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं। 9 से अधिक ये भी नहीं, 9 से अधिक ये भी नहीं, केवल एक ही वैल्यू जो है वो 9 से अधिक है, डी ऑप्शन 9.5, तो वही हमारा क्या होगा, मान होगा। बात समझ पाए कि नहीं कि कैसे टिक करना है विकल्पों में, क्योंकि विकल्प तो दिए रहेंगे। क्या 8.7 आ रहा, देख लेते हैं सर। 8.7 अगर आ रहा है तो वो भी देख लेते हैं, अभी देखते हैं सर, ठीक है ना, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, बताते हैं। अगर 8.7 आएगा तो 8.7 भी सही है। हाँ 8.7 आ सकता है, देखना कैसे। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्यों? क्योंकि ये 8.7 लगभग नियर अबाउट है किसके, 9.5 के। और जब नियर अबाउट होगा तो जरूरी नहीं कि ये मान हमारा क्या दे दे, सही दे भी दे। तो अगर देखना यहां पर, इसको हमने 9 लिख लिया है, प्लस 11 का भाग अगर दे भी दें, तो अगर 11 का भाग आप दोगे तो भाग जाएगा नहीं दशमलव, यानी एक में एक बार भाग दे के देख लेते हैं, 11 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे अभी भी भाग नहीं जाएगा, और दशमलव लगाओगे, फिर 11 का पहाड़ा पढ़ोगे 9 बार, तब जाके 99 बार जाओगे, एक शेष रहेगा। तो एक प्रकार से तो 9 के बाद 0.09 आपका क्या आ रहा है, शेष आ रहा है, यही आएगा। तो यहां पर अब जब बदले जाते हैं सार्थक अंक, कल हमने बताया था अगर 9 है तो पीछे वाली संख्या में 1 हम जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या आएगा, 9 + 0.1। अब 1 है तो यहां पर चूंकि ये इसमें जुड़ेगा तो कितना आएगा, लगभग 9.1, और ये वैल्यू तो आपकी कितनी दी गई है, 9.5 दी गई है, तो लगभग इससे कम वैल्यू यानी 8.7 ही हमारी क्या होगी, सही माना जाएगा। क्योंकि समथिंग में है इसलिए एक्यूरेट मान नहीं निकल आता है, इसलिए लगभग में वैल्यू जो है वो निकाली जाती है। क्योंकि नीचे की वैल्यू हमने कम की है तो ऊपर का मान अपने आप जो है वो ये आपका बढ़ जाएगा, यानी यहां पर बढ़ी हुई वैल्यू आएगी। तो हम जो मान निकाल रहे हैं ये बढ़ी हुई वैल्यू का है 9.1, इससे कम मान आएगा तो 9.1 से कम मान आपका क्या दिया है, 8.7, तो 8.7 ही हमारा सही विकल्प होगा। और अगर नहीं तो फिर आपके पास यही ऑप्शन बचा है कि आप क्या करें, 1100 में किसका भाग दे दें, 126 का भाग दे दें, सीधा सीधा आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। एक ही तरीका ये बचा, ठीक है। लेकिन कोशिश करोगे कि आप अगर अनुमान के आधार पर निकाल सको तो भी आंसर आ जाएगा। बताइए अब सर, एक आध सवाल और ले लें, बताइए एक आध सवाल और ले लें, बोलिए सर। जैसे ये नहीं, पहले ये लेते हैं, बस ये सवाल एक और कर लेते हैं, 20 तक आज कर लेंगे, फिर 20 के आगे कल इसके आगे बढ़ जाएंगे अपन। चलिए क्या कहा है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, बताना। क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि अगर पेट्रोल की कीमत 19% से बढ़ जाती है, 19% बढ़ जाती है, और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% ही खर्च करना चाहती है, तो फिर बताना है कि तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की क्या करेगी, कमी करेगी। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है, यानी कि यहां पर अगर दिया गया है ये पेट्रोल और ये आपकी पेट्रोल की क्या दी गई है, कीमत, अगर वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 19% जो है वो क्या कर जाती है, यहां पर बढ़ जाती है, तो 19% अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो अगर पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई, अगर पेट्रोल पहले 100 रुपए का आता था, अब पेट्रोल कितने का आ रहा है, 119 रुपए का आ रहा है, तो अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए हुई है तो हमारा खर्चा भी तो बढ़ेगा, अब हमें उसी के लिए पेट्रोल पर 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% ही खर्च करना चाहती, तो यहां पर तो प्लस 19% बढ़ गए हैं, यानी कि यहां पर 119 रुपए उसको देने पड़ेंगे, लेकिन वो 100 रुपए पर 119 नहीं बढ़ाना चाहती, वह केवल कितना 12% ही खर्च करना चाहती है, यानी कि यहां पर 100 रुपए पर सिर्फ 12% खर्च करना चाहेगी, यानी कि वह कितना रुपए खर्च करेगी, 112 रुपए खर्च करेगी। तो वह 119 की जगह पर
कितने रुपए खर्च करना चाहती है? केवल 112। तो 119 से 112 पर जाने पर कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो -7 की क्या करनी पड़ेगी? कमी। तो जो 7 की कमी दर्ज हुई है वो कितनी पर होगी? 119 पर। तो 100% पर कितनी? यही तो आपसे निकालने के लिए कहता है। तो या तो 700 का सीधा भाग दे दें तब भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो इसके लिए और दूसरा तरीका निकाल लेते हैं, कोई अल्टरनेट, ताकि हमारा आंसर तब भी आ जाए और हमारा काम चल जाए। देखना सर जरा कैसे, देखना सर जरा। आंसर निकाल भी सकते हैं सर समथिंग में, नहीं तो फिर ऑप्शन यही है कि 700 में आप सीधा 119 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। और लगभग अगर भाग देंगे आप तो 6 बार अगर आप भाग देंगे तो ये आपका आएगा 4 और 54, 1 मिनट सर, 6, 5, 11 और 714, ये तो ज्यादा आ रहा है, मतलब यानी कि 5 के समथिंग में आंसर आएगा, 5.8। तो अगर 6 बार पढ़ रहे हैं तो ज्यादा, लगभग आपका जो है वो 5 से कुछ अधिक, यानी कि 50% से अधिक, तो आपका 6 ही यहां पर उत्तर होगा। ठीक है ना, मतलब समथिंग में अगर उत्तर निकालेंगे तो आपका 6 ही आंसर आएगा, क्योंकि 5.8 के समथिंग आपका आ रहा है। क्योंकि 5 अगर 5.4 के समथिंग में आता तो फिर हमारा 5 आंसर होता, लेकिन 5 से अधिक आंसर आ रहा तो हम 6 ही टिक करेंगे। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, भाग देना तो आप दे लेना 119 का 7 में, जितनी बार भी जाए उतनी बार आपका भाग चला जाएगा। यहां पर जो भाग देते हैं, या आप 19 का भाग अगर दे भी देंगे 700 में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले 5 बार जाएगा तो आप 5 का पहाड़ा, 119 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो आपका 5 हो गया ये, और 5 1 9 हो गया, और आपका 5 हो गया, यानी कि 595 बार लगभग जाएगा। यानी कि ये आपका 5 और ठीक है 4 5 4 9, 5 5 ठीक है, ये 5 बच गया है, यहाँ पर 0 बच जाएगा, और यहाँ आपका जो रहेगा 105। अब फिर आपका भाग जाएगा नहीं तो दशमलव, फिर 0 लगाओगे। अब 119 का पहाड़ा पाना है कि 1050 से आपका क्या ना हो, अधिक ना हो। तो लगभग अगर देखा जाए तो ये समथिंग में अगर आप देखोगे तो अगर 110 तो 8, यानी कि 5 पॉइंट से जो है वो आपका 50% से अधिक मान आएगा। तो लगभग आप यहां पर 5 से अधिक, तो 5 से अधिक यानी कि 5 तो आएगा नहीं, 5 से अधिक वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारा क्या मान रहेगा? 6 जो है वो मान रहेगा। अब इसको करना नहीं है, हम आपसे ये कह रहे हैं, करना कैसे है वो दिखा रहे हैं। 7/119 का ही मान आपको परसेंट में चाहिए कि कितने परसेंट के बराबर, लेकिन हमारे पास 7/119 की तो वैल्यू ऐसी दी नहीं है कि 7/119 की वैल्यू हम निकाल लें और किसी भी प्रकार से ये मान जो है वो हम निकाल ले जाएं। अगर यहां पर थोड़ी देर के लिए समझते चलना, अगर थोड़ी देर के लिए यहां पर इसको कुछ और मान लें, जैसे यानी कि यहां पर जो आपका 7/119 दिया है, इस 7/119 को अगर कुछ और मान लेते हैं, और कुछ और मानने का मतलब है कि इंटू 100 तो है ही, लेकिन इसको अगर चेंज कर लें, चेंज करने का मतलब यह है कि अगर 7 को थोड़ी देर के लिए यहां पर ये 7 है और यहां पर कुछ और मान लें, लेकिन अगर देखें तो आप देखना 7 से इसको काट देते हैं। अगर 7 से काटोगे तो एक बार कटेगा, 7 एकम 7। आपके यहां पर जो 119 को अगर आप 7 से काट रहे हो तो 7 एकम 7, 4 आपके बचेंगे, तो आपके 7 7 49, यानी कि ये पूरी बार कट तो रहा है, तो 1/17 ही तो बचेगा, कट तो गया ये सर। और 1/17 अगर बचा है तो 1/17 की प्रतिशत वैल्यू तो हमने आपको बताई है कि 1/17 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, तो आपका 5 सही 15/17 जो है वो क्या है, आपके प्रतिशत वैल्यू होती है 1/17 की। तो 1/17 की वैल्यू अगर 5 सही 15/17 है
यानी कि 5 से कुछ अधिक मान ही आपका यहां दिया रहेगा 15/17 का, तो निश्चित सी बात है कि 5 तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, 5 से अधिक वैल्यू यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो क्या होगा, लगभग 6% होगा। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, ये तो पूरा कट ही रहा है। 7 से 119 जो है वो 17 बार कट रहा है, तो 1/17 की कितनी परसेंट वैल्यू है उसके आधार पर हम इसको आंसर टिक कर देंगे। बस सर अब रुक जाते हैं, इसके बाद आगे के जो सवाल रहेंगे वो हम आपको कल समझा देंगे।